नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारे क्लास 12th का फिजिक्स का 6th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक बहुत छोटा और एक सिंपल चैप्टर है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल मॉडरेट है, उतना ज्यादा हैवी नहीं है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी चैप्टर टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग इसे एक ही क्लास के अंदर खत्म कर सकते हैं, दैट इज माय ओपिनियन। वरना मैक्सिमम 2 क्लास लग जाएंगे इसके। ठीक है। सो Faraday's लॉज एंड मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, किस तरह से मोशन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होता है, किस तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं जब तुम्हारा मोशन में होता है चार्ज, इन सब के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक होने वाला है हमारा, इट इज गोइंग टू बी सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इसी से तुम्हारा एमसीक्यू सबसे ज्यादा निकल के आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। इन 1820 हैंस Christian Oersted discovered that moving charges और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, मूविंग चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, मूविंग चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर दिस डिस्कवरी द क्वेश्चन अराइजेस, इफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड्स, देन इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स? क्या हम लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट्स में, देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, इफ इलेक्ट्रिक करंट्स अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा क्या इन्वेंशन होता है पता है? जनरेटर का। दैट इज एक मूविंग पार्टिकल, एक जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्या होता है, वाटर जो पावर प्लांट जो होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी तुम्हारा एक टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन क्या करता है, एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और वो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में थोड़ा और समझने वाले हैं। To demonstrate this reverse effect, Michael Faraday in England and Joseph Henry in USA around 1830 carried out experiments and observed that an electric current can be induced in a closed coil when it is subject to a changing magnetic field. For example, अगर मेरे हाथ में एक coil रखा हुआ है, ठीक है, If I have a coil like this, अगर मैं इस coil को एक magnetic field में ऐसे move कर दूं, इस coil के अंदर electric field produce होगा। तुम्हारे जो पुराने जमाने में क्या होता था, जो साइकिल होती थी ना, साइकिल के ऊपर जो हेडलाइट होता था, वो बैटरी तो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, तो लोग डायनामो का इस्तेमाल करते थे। दैट इज एक छोटा सा तुम्हारा एक रोटर होता था जो तुम्हारे रिम के साथ लगा होता था। जैसे तुम्हारी साइकिल आगे जाएगी, तुम्हारा पहिया घूमेगा, जैसे ही पहिया घूमेगा तुम्हारा वो रोटर घूमेगा, और रोटर के घूमने के कारण एक छोटा सा बल्ब लाइट प्रोड्यूस करता था तुम्हारा। दैट इज हाउ पुराने जमाने के हेडलैम्प्स वर्क किया करते थे। ठीक है, सो the phenomenon of generation of induced current in a coil due to a changing magnetic field is known as electromagnetic induction. मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से एक कॉइल के अंदर, एक क्लोज्ड कॉइल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, देन दैट मींस क्या हुआ, इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम एक करंट को इंड्यूस कर रहे हो इन अ कॉइल, you are inducing a current in a coil to basically generate electricity. Power generators, dynamos, transformers, etc. are based upon the electromagnetic induction. इन सब का जो तुम्हारा प्रिंसिपल वर्किंग होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। Faraday's law and the motional electromotive force. The phenomenon of generation of current or EMF by changing the magnetic field is known as electromagnetic induction. वेरी गुड, इजी। इट इफ द ईएमएफ, सो ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होगा? सी, ये करंट हमेशा कहां से कहां पे जाता है, पानी हमेशा कहां से कहां पे जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। करंट भी तुम्हारा कहां से कहां पे जाता है, हाई पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम लोग अगर साथ में ले तो क्या बोलते हैं इसे, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है तुम्हारे पास। सो यहाँ पे द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज करंट को जनरेट करना या फिर एक ईएमएफ प्रोड्यूस करना, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
The EMF developed in the conductor by the process of electromagnetic induction is known as induced EMF. ठीक है, and if the conductor is in the form of a closed loop, the current flowing through the conductor is known as an induced current. जो EMF तुम्हारा इस इंडक्शन के कारण हो रहा है उसे induced EMF कहा जाता है। और अगर तुमने देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी है तुम्हारे पास, वायर को तुमने टच करके नहीं रखा है, मगर जैसे ही बैटरी के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देते हो, बीच में एक बल्ब रखते हो, बल्ब तुम्हारा जलने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। देयरफॉर सर्किट कंप्लीट होने के कारण तुम्हारा एक करंट डेवलप हुआ। ठीक है, करंट डेवलप हुआ और इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा इंड्यूस्ड करंट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट समझ में आया? कुछ भी तुम्हें प्रीवियस कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक कंडक्टर को तुमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया। जैसे ही उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में तुमने मूव कराया, उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हुआ। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ। समझ में आ गया? और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को तुमने क्या कर दिया, सर्किट को कंप्लीट करा दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट करा दिया, तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, it is the reverse process of magnetic field produced by a current carrying conductor. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर के थ्रू एक कंडक्टर के थ्रू अगर करंट पास कर रहा है तो उसके चारों ओर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, है ना। हाँ, एक कंडक्टर है तुम्हारे पास ऐसा, ये थंब हमारा करंट को दिखाता है, तो ये हाथ का जो कर्ल होता है वो किसको दिखाता है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को दिखाता है। ठीक है, नाउ अगला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, ये तुमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्स फ्लक्स करके सीखा, मगर अब हमें इसका एक्शन उपयोग करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? The total number of magnetic field lines crossing through any surface normally, that is perpendicularly अगर क्रॉस कर रही है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, when it is placed in a magnetic field is known as the magnetic flux of that surface। तो तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पूरे रूम के अंदर तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मगर तुम्हारा कंडक्टर जो है इतना है। ठीक है, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलरली, इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलरली कितना तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ऐसे सुई की तरह घुस के तुम्हारे इसके अंदर से बाहर निकल रहा है, कितना तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के थ्रू गए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हाँ, what is magnetic flux? The number of magnetic field lines passing perpendicularly through the surface of a conductor when placed in a magnetic field is called the magnetic flux of that surface। कितने magnetic field lines उस कंडक्टर के थ्रू तुम्हारे बाहर की तरफ गए, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज अ लूप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, सरफेस है, तुमने क्या किया है, सरफेस तुम्हारा एक एंगल में है, परपेंडिकुलरली नहीं है, तो तुम क्या करते हो, उस सरफेस का थीटा निकाल के परपेंडिकुलर बना देते हो। रेजोल्यूशन करना तुम लोगों को आता है ना, एक वेक्टर को रिजॉल्व करना, कॉस और साइन के बेसिस पे रिजॉल्व करना तुम लोगों को आता है ना, ये तो तुम्हें, इट्स नॉट लाइक समथिंग न्यू, राइट। तो यहां पे जब तुम्हारा थीटा 0 होता है, फ्लक्स जो है मैक्सिमम होता है, दैट इज फॉर देखो हर एक सरफेस का, कंडक्टिंग सरफेस का ये जो सरफेस वेक्टर होता है वो कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, हर एक कंडक्टर का तुम्हारा जो सरफेस वेक्टर होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, नाउ अगर तुम्हारा ये सरफेस वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस, सरफेस वेक्टर भी ऐसा है, तो दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्रीज होगा। एग्जैक्टली 0 डिग्रीज अगर होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब सोच के देखो, ऐसे रखा है तुम्हारे कंडक्टर को तुमने, ठीक है, दैट इज सरफेस वेक्टर परपेंडिकुलर है तुम्हारा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो कितना फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू पास करेगा, 0, है ना। देयर विल नॉट बी एनी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। क्यों? क्योंकि सरफेस वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है हैज बिकम व्हाट, 90 डिग्रीज। तो
कोई भी फ्लक्स तुम्हारा पास नहीं करेगा। ठीक है, सपोज अ लूप enclosing an area A is placed in a uniform magnetic field B, then the magnetic flux through the loop is given as flux through B is equal to B dot dA के बराबर होता है। What is B? Magnetic field। A क्या होता है तुम्हारा? एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर। दो B डॉट डी ए का मतलब क्या है? B dA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट लग रहा है तुम्हारे पास। When the magnetic field is perpendicular to the plane of the loop, then the magnetic flux will be कितना हो जाएगा? अगर तुम्हारा जो सरफेस है लिटरली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मींस सरफेस वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। सरफेस को तुम अगर परपेंडिकुलर रख रहे हो टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? सरफेस वेक्टर क्या होता है? सरफेस के नॉर्मल होता है। सरफेस वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल 0 है, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकल के आता है। समझ में आ गया? सरफेस वेक्टर और सरफेस दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, द सरफेस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वेक्टर। ध्यान रखो, इसको सिर के अंदर घुसा दो। नेक्स्ट, अगला। Now, this means that B is equal to phi B upon A. That is the magnetic field strength B is the magnetic flux per unit area, and it is called the magnetic flux density. अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी? B को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों बोलते हैं पता है? हाँ, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, इस पूरे के पूरे इसको अगर तुम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के थ्रू कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गए, दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? B dA cos थीटा। मगर B की फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स अपॉन एरिया। कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गए पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, या फिर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी B से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी B से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ B is the magnetic flux per unit area and it is called the magnetic flux density or the magnetic induction. When the magnetic field B is not perpendicular to the area A, rather it is inclined at an angle theta. ठीक है, अगर तुम्हारा थीटा परपेंडिकुलर ना हो, थीटा के इस पे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू BA cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा, where theta is the angle between the magnetic field and the area vector, not the area itself, the area vector. Okay, आगे बढ़ते हैं। If a plane is perpendicular to the magnetic field, then no field line passes through it and the magnetic flux linked with the plane will be 0. That is, अगर तुम्हारा surface parallel है, ठीक है, सरफेस जो है तुम्हारा पैरेलल है, दैट मींस सरफेस वेक्टर परपेंडिकुलर है तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, सरफेस वेक्टर उसके परपेंडिकुलर इस तरफ है, देयरफॉर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा 0 हो जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया? वेरी क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 it is clear that flux can be varied by changing any one or more of the terms B, A and theta. तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, एरिया के सरफेस को चेंज करो और थीटा को चेंज करो, तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। Hence, the flux can be altered by changing the shape of the coil, by stretching or shrinking it in a magnetic field, or by rotating a coil in a magnetic field such that the angle between B and A changes. इसलिए जितने भी हमारे जनरेटर होते हैं, जितने भी जनरेटर हमारे होते हैं, उन सबको हम लोग घुमाते क्यों है पता है? ताकि एंगल चेंज होते जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार तो तुम एक लूप का जो एरिया है चेंज तो कर नहीं सकते। एक और तुमने मशीन बना दी, उस मशीन को फिर तुम एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, you cannot expand and contract the machine once the machine has been made. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, units and dimensional formula. Now, the SI unit of magnetic flux is Tesla meter square. क्यों? BA cos theta होता है। B का तुम्हारा SI यूनिट होता है टेस्ला
ए का तुम्हारा एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बन जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मगर मैग्नेटिक फ्लक्स को एक और नाम दिया जाता है वेबर, ठीक है, वेबर, ठीक है, WB। सो 1 वेबर इज 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? सो दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे किसी को प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है अभी तक मेरे को बता सकता है, ठीक है। नाउ 1 Weber is the amount of magnetic flux over an area of 1 meter square held normally to a uniform magnetic field of 1 Tesla। एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के सामने तुमने 1 मीटर स्क्वायर का एक कॉइल परपेंडिकुलरली रखा है, तो उसके थ्रू कितने मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जाएंगे? 1 वेबर जितने मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जाएंगे। समझ में आ गया? इट विल बी इक्वल टू 1 वेबर। नाउ द सीजीएस सिस्टम, हमेशा क्या होता है, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कभी कभी कम वैल्यूज के लिए भी निकालना पड़ता है। हमेशा एक तो होता है एमकेएस सिस्टम के लिए, दैट इज तुम्हारा मीटर, किलोग्राम और सेकंड। दूसरा तुम्हारा होता है सीजीएस सिस्टम के लिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। नाउ इस यूनिट के लिए हमारे पास एक और नया निकल के आता है, मैक्सवेल। वेबर हो गया, तो मैक्सवेल कितना होता है? 1 वेबर इज 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल्स। तो समझ में आ गया? तो मैक्सवेल इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस के लिए काम आ सकता है। सो व्हाट इज द एमके सिस्टम? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर। व्हाट इज द सीजीएस सिस्टम? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा? मैक्सवेल। नाउ a long solenoid of radius 4 centimeters, length 400 centimeters, carries a current of 3 amps। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, a long solenoid, L की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ दे रखा है a long solenoid of radius 4 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस दे रखा हुआ है यहाँ, सॉरी, रेडियस तुम्हारा 4 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, लेंथ तुम्हें क्या दे रखा हुआ है? 400 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, एंड करंट तुम्हें दे रखा हुआ है 3 एम्प्स। द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 100। n की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 100। Assume ideal solenoid. Find the flux passing through a circular surface having center on an axis of a solenoid of radius 3 centimeter and it is perpendicular to the solenoid inside the solenoid and at the end of the solenoid। तो solenoid का तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मूविंग चार्ज, हाँ, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो म्यू नॉट एन आई होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा, ठीक है। नाउ हाँ, एक और चीज मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा, ठीक है, कि जो भी एग्जाम हुआ है तुम लोगों का, उसमें जो जो गलत है, ठीक है, गलत क्वेश्चंस जितने भी हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, मेरे को मूविंग चार्जेस का भी हम लोगों ने एक एग्जाम लिखा था, मूविंग चार्जेस में जितने भी तुम्हारे गलत आंसर निकल के आए हैं उसको तुम लिख के मेरे को दिखाओगे, ठीक है, अगली क्लास में, थर्सडे क्लास में। पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मगर जो गलत है उसको तो करेक्ट करना ही पड़ेगा, एंड यू विल शो इट टू मी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट, सो क्या क्या पूछा है? इनसाइड एंड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, मगर एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? दो फॉर्मूलाज थे तुम्हारे पास, एक इनसाइड द सोलेनॉइड और एक एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। एक था म्यू नॉट एन आई और एक था म्यू नॉट एन आई बाई 2। खत्म। एंड में तुम्हारा म्यू नॉट एन आई बाई 2 निकल के आता है। तो इन्होंने भी सॉल्व कैसे किया इसको देखते हैं। हमारा स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओवरऑल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 100। कितना लेंथ है तुम्हारे पास? 400, दैट इज 4। तुम्हारा कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर के बराबर हो गया, तो 25 टर्न्स पर मीटर हो गया तुम्हारे पास। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एट अ पॉइंट इनसाइड दिस म्यू नॉट एन आई के बराबर है। सो एरिया क्या है तुम्हारे पास? What is the area? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा हुआ है, रेडियस दे रखा हुआ है। सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सो पाई आर स्क्वायर। सो तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर करके एरिया भी निकल गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, परपेंडिकुलरली रखा है, तुम्हारे एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखो, द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ कहां गया? हाँ, assume ideal solenoid, find the flux passing through a circular surface having center on the axis of the solenoid। that means जो circular surface है तुम्हारा, उसका surface vector क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। देखो इस तरह से मैं बोल रहा हूं, ये है तुम्हारा सोलेनॉइड, ठीक है, दिस इज योर सोलेनॉइड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन, ठीक है, इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूं। तो ये जो है इसका जो सरफेस है, इट विल बी व्हाट, सरफेस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मगर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही जाता है ना तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्रीज, दोनों पैरेलल है तो 0 डिग्रीज हो गया तुम्हारा। सो बी ए कॉस थीटा विल बिकम बी ए। सो बी तुमने निकाल दिया, ठीक है, ए तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर करके फॉर्मूला डाल दो, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। म्यू नॉट एन आई में म्यू नॉट का फॉर्मूला क्या है, 4 बाई इंटू 10⁻⁻7, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, और आई हो जाएगा तुम्हारा कितना, हाँ कितना करंट दे रखा था उन्होंने, मैं 3 एम्पियर ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, खत्म, इतना ही है, इजी है। एट द एंड तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आधा। तो तुम्हारा इसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो भी फ्लक्स तुम्हारे पहले केस में निकला है उसको आधा कर दो, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम है, हाँ तनिष्क पक्का प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। अगर मैं कल ये टेस्ट रखूं इसको तुम कर लोगे, उतना अच्छे से समझ में आया है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, experiments of Faraday and Henry. The discovery and understanding of electromagnetic induction are based on a long series of experiments carried out by Faraday and Henry. It is the relative motion between the magnet and the closed coil which is responsible for generating or induction of electric current in the coil. ठीक है, that is what is happening. तुम्हारा जो कंडक्टर है ना, वो क्या कर रहा है, वो रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। द कंडक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और मैं अपना कंडक्टर को क्या कर रहा हूँ, ला 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 करके क्या बोलते हैं, मैं इसको मूव कराते जा रहा हूँ, ठीक है। व्हेन आई एम मूविंग दिस कंडक्टर, क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, मेरा कंडक्टर मेरे को शॉक लगा रहा है, क्यों, क्योंकि इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या हुआ, एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ, जिसके कारण एक करंट तुम्हारा प्रोड्यूस हुआ, इसके कारण मेरे को शॉक लगा। समझ में आ गया, यहां पे देखो, ये क्या, ये चीज समझ में आ रही है, कंडक्टर तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रहा है, कंडक्टर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटिव अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। नाउ whenever magnetic field linked with a closed coil changes, the EMF is induced. That is, जैसे ही तुम्हारा closed coil magnetic field में एक कदम आगे रखे ना, तो क्या होगा, उसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा, एक कदम आगे रखने से करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो इस करंट को जनरेट किसके कारण हो रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने के कारण हो रहा है। नाउ सबसे पहला आता है हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, दैट इज करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। कंसीडर अ कॉइल सी of a few turns of conducting material insulated from one another and is connected to a sensitive galvanometer. गैल्वेनोमीटर को क्या होता है, क्या वो एक करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, नहीं, क्या करता है वो गैल्वेनोमीटर, करंट का डायरेक्शन बताता है, एग्जैक्टली। Whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, the galvanometer shows a deflection indicating that current is induced in the coil. ठीक है, जैसे ही तुम्हारा कंडक्टर को तुमने थोड़ा सा आगे कर दिया, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर पागलों की तरह से हिलने लग जाएगा, ठीक है। और हिलने के कारण क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दैट इज करंट तुम्हारा इंड्यूस हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट, Therefore, the relative motion between, यहीं पे देखो, ठीक है, तुम्हारा यहां पे एक कॉइल था, गैल्वेनोमीटर था तुम्हारा, बस मैग्नेटिक, एक मैग्नेट को तुमने क्या किया, एक कॉइल के थ्रू ऐसे करके डाल दिया बस, ठीक है, एक कॉइल था, उसके थ्रू तुमने एक मैग्नेट को पास किया, और गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, एक करंट को दिखाया कि तुम्हारा करंट ऐसे जनरेट हुआ है। हाँ, मैं अपना नीडल को सेंटर में होता है, गैल्वेनोमीटर का नीडल एट रेस्ट सेंटर में होता है, ठीक है, सेंटर से या तो यहां पे या तो वहां पे वो अपने आप को टर्न कर लेगा। अगले, नाउ इस करंट को हम लोग बोलते हैं हमारा इंड्यूस्ड करंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, when the bar magnet is replaced by a second coil C2 connected to a battery,
The steady current in the coil C2 produces a magnetic field, है ना? सी पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एक्चुअल मैग्नेट को लिया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग आवर ओन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों जनरेट कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसमें करंट को आगे ज्यादा करके कम करके उसका मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सके। पहले केस में हम लोगों ने क्या किया, एक सिंगल फिक्स्ड मैग्नेट जिसकी एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड थी उसको रिलेटिव पोजीशन में मूव करते गए, ठीक है। दैट वाज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने इस मैग्नेट को दूर फेंक के क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना कैसे, एक कॉइल ऑफ वायर लिया, उसके दोनों के दोनों एंड्स में हम लोगों ने एक बैटरी को फिक्स कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, एक मैग्नेट तैयार है हमारे पास। ये सोलेनॉइड हो गया ना, एक मैग्नेट हमारे पास तैयार है, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। Now, when the bar magnet is replaced by a second coil C2 connected to a battery, the steady current in the coil C2 produces a steady magnetic field. As coil C2 is moved towards coil C1, the galvanometer shows a deflection. जैसे ही तुमने इस मैग्नेटिक फील्ड वाला एक मैग्नेट को कॉइल C1 के पास लेके गए, ये क्या किया, हड़बड़ाने लग गया। इसका जो नीडल है ऐसे टर्न करना शुरू हुआ, ठीक है। जब तुम इसको यहां पे लेके गए तो पास लेके गए, एक तरफ टर्न हुआ, जब दूर लेके गए दूसरी तरफ टर्न हुआ, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, तुम्हारा जो नीडल है इसको करीब लेके जाते वक्त ऐसे हो गया, इसको दूर लेके जाते वक्त ऐसे हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जैसे ही तुम्हारा रिलेटिव मोशन हो रहा है, करंट का डायरेक्शन भी चेंज होते जा रहा है। पास लेके आते वक्त एक करंट का डायरेक्शन हो गया, दूर लेके जाते वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो गया। ये है तुम्हारी शुरुआत एसी करंट का। एसी करंट में क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव करंट जाता है, थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव करंट जाता है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना। तो यही चीज हो रही है वहां पे, बट एट 50 टाइम्स पर सेकेंड। समझ में आ गया। नाउ इंडिया में जो हमारा करंट और वोल्टेज होता है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज होता है, 60 हर्ट्ज होता है इंडिया में। When a coil C2 is moved away, the galvanometer shows a deflection, but this time in the opposite direction. तो दोनों में तुम्हारा डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो रहा है। पास लेके आते वक्त तुम्हारा जो नीडल है वो राइट की तरफ दिखा रहा है, जब दूर लेके जा रहे हैं तो तुम्हारा नीडल लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है एक केस में, घट रहा है दूसरे केस में, जिसके कारण करंट तुम्हारा उल्टे उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ये पता है शुरुआत है हमारा लेंस लॉ का, ठीक है। धीरे धीरे उसको भी हम लोग समझेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारा एक के अंदर तुम्हारा कुछ नहीं है, एक गैल्वेनोमीटर है और एक कॉइल है। दूसरे के अंदर तुम क्या कर रहे हो, एक बैटरी को रख रहे हो और करंट को ऑन ऑफ कर रहे हो बस। यहां पे क्या हो रहा था, करंट तुम्हारा ऑन था, एक्चुअल कॉइल के पोजीशन को आगे पीछे कर रहे थे, ठीक है। एक्चुअल कॉइल के पोजीशन को तुम आगे पीछे कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, What was happening? तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, एक करंट जनरेट हो रहा था। यहां पे तुम क्या कर रहे हो, करंट को ऑन ऑफ कर रहे हो बस, ठीक है, ठीक है। यू आर टर्निंग ऑन एंड ऑफ द करंट। तो जब तुमने करंट को ऑन किया तो क्या हुआ, सडनली इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भर भर के अंदर गया। करंट ऑफ करते हो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गया। फिर से करंट को ऑन किया तो क्या हुआ, फिर से मैग्नेटिक फील्ड भर भर के अंदर गया। फिर करंट को ऑफ किया तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करता गया। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। दैट इज द थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर ये देखने को मिल रहा है हमें। Now, this figure shows two coils C1 and C2 held stationary. Coil C1 is connected to the galvanometer G, while the second coil C2 is connected to a battery through a tapping key. Tapping key क्या होता है? Basically ऑन ऑफ करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के रखा तो ऑन रहेगा, छोड़ दिया तो ऑफ रहेगा। पुराने जमाने में तुमने जो डिटेक्टिव, ये जो वॉर मूवीज है उसके अंदर तुमने देखा होगा, एक बंदा क्या बोलते हैं, ये मॉर्स कोड टिक टिक टिक
टिक टिक टिक टिक टिक ऐसे करके, उसी को एक टैपिंग की कहा जाता है। ठीक है, बस एक उंगली से टैप कर दिया तो तुम्हारा सर्किट ऑन है, छोड़ दिया सर्किट ऑफ हो जाएगा, फिर से तो छुआ सर्किट ऑन हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा टैपिंग की। ठीक है, नाउ यहां पे क्या हो रहा है देखो, it is observed that the galvanometer shows a momentary deflection when the tapping key is pressed. If the key is pressed continuously, there is no deflection. Very very important. तो इसका मतलब क्या है, जब तुम्हारा की ऑन था तब क्या हो रहा था, एक टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली चेंज हो जा रहा था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम पहली बार पाइप को टर्न ऑन करते हो, पहली बार में ही फुल स्पीड में पानी आता है क्या, नहीं, पहले धीरे पानी आता है, फिर सडनली तुम्हारा पूरा का पूरा पानी आता है, फिर उसके बाद वो फ्लो कांस्टेंट रहता है ना। सी इट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन वैल्यू एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। सो जब तुमने टैपिंग की को ऑन किया, जब तुमने अब तुम्हारे टैपिंग की को प्रेस किया, तो तुम्हारे इस कॉइल C1 जो है, लुक एट दिस कॉइल C1, कॉइल C1 के अंदर मोमेंटरली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था, योर मैग्नेटिक फील्ड वाज इंक्रीजिंग मोमेंटरली। फिर उसके बाद जैसे ही तो एक टाइम आया उसमें तुम्हारा मैक्सिमम रीच हो गया, फिर तुम्हारा एक सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ध्यान से सोचने की कोशिश करो, देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट देयर, there is no physical movement between these two coils. The only thing that is happening is magnetic field increase हो रहा है, फिर constant हो जा रहा है। फिर टैपिंग की को उतारोगे तो क्या होगा, हाथ हटा दिए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा डिक्रीज करेगा, फिर गायब हो जाएगा। तो जब तुम्हारा इंक्रीज हो रहा था और जब डिक्रीज हो रहा था, जीरो हो रहा था, सिर्फ उस समय तुम्हारा गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा था। सो इस थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है, यू नीड टू हैव अ रिलेटिव मूवमेंट। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना और कम होना चाहिए। तुम अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, यहां पे तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, तुम क्या कर रहे हो, एक पेंसिल को बीच में रख रहे हो, लुक एट दिस। ठीक है, यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, सो जब तुमने तुम्हारे पेन को ऐसा रखा हुआ है तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं कर रहा। मगर जैसे ही तुमने ऐसे करना शुरू किया, क्या होगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। जब कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है तब क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। सो देयर हैज टू बी अ रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, देयर हैज टू बी अ रिलेटिव चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द इंडक्शन टू वर्क। समझ में आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करना है तो एक रिलेटिव चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। समझ में आ गया, दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं। जब तुम्हारा जो हवा नहीं होता, हवा चलता नहीं है, तब विंड टरबाइन कुछ नहीं प्रोड्यूस करता। क्यों, देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट। जब तुम्हारा डैम खाली रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं करता, मैग्नेट्स तो है वहां पे, बड़े बड़े रूम्स जितने बड़े मैग्नेट्स है वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। पानी जाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, तुम्हारा व्हील स्पिन करेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड के सामने अगर तुम अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे, कंडक्टर को रखोगे और छोड़ दोगे, दैट इज मूव नहीं करना चाहते, तब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। इतने सरल तरीके से ही मैं इस टॉपिक को बता सकता हूं। ठीक है, सो पहले केस में हम लोग मैग्नेट को मूव करा रहे थे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मूव करा रहे थे। दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को मूव करा रहे थे। तीसरे केस में ऑन ऑफ का गेम खेल रहे थे। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में किसी को डाउट है, पक्का पक्का ना, ठीक है। सो
When the key is released, a momentary deflection is observed again, but in the opposite direction. An experimental observation lead us to consider that current is induced in the coil whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes. जब भी तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करे तभी तुम्हारा करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा चेंज होना पड़ेगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स अगर है तुम्हारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यूनिफॉर्म और मैं उसके सामने ऐसा खड़ा हूं, ठीक है, मैं सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मेरे बॉडी के सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलरली पास करा रहा हूं, ठीक है, तो क्या मेरे बॉडी के अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। मगर अगर जैसे ही मैं सेम चीज में अपना हाथ को ऐसे ऐसे करके हिलाता रहूं, इससे क्या हो जाएगा? तेरे बॉडी के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि अब फ्लक्स चेंज कर रहा है, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स तुम्हारा बढ़ रहा है, घट रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है। समझ में आ गया? हाँ, इज दिस क्लियर? जब तक फ्लक्स तुम्हारा चेंज नहीं होगा तब तक तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। All experimental observations lead to the conclusion that current is induced in the coil whenever the amount of magnetic flux linked to a coil changes. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। दैट इज इट। The presence of magnetic flux is not enough. The amount of magnetic flux linked with the coil must change. ठीक है, in order to produce a induced current in the coil. सेम चीज को यहीं पे बोल रहे हैं। नाउ इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है, सोच के देखो, जो टेबल के ऊपर तुम बैठे हो, ठीक है, हाँ, वो तुम्हारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दैट इज टेबल के नीचे से ऊपर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तुम्हारे सामने जो तुम टेबल के ऊपर बैठे हो उसका शेप क्या है? रेक्टेंगल है। नाउ अमोघ, तुम्हारा जो फोन है वो टेबल के अंदर है ना, इस सरफेस के अंदर है, सरफेस के बाहर नहीं है। अब अगर तुम इस फोन को तुम अगर मूव करोगे, यहां से ऐसे करके अगर तुम मूव करोगे तो तुम्हारा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। टेबल के अंदर चार कोने में अगर तुम अपने मोबाइल को चेंज करते रहोगे, मूव करते रहोगे, अमाउंट ऑफ फ्लक्स हैज नॉट चेंज्ड। कब तुम्हारा फ्लक्स चेंज करेगा पता है? जब तुम्हारा फोन टेबल से बाहर गिरेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल के ऊपर तुम्हारा ये फोन आया ऐसे करके, अब तुम्हारा इस सरफेस एरिया के अंदर क्या हो रहा है? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। एक बार टेबल के अंदर अच्छे से घुस गया फिर फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। फिर जब तुम्हारा फोन जो है टेबल से बाहर जाएगा, टेबल के जो रीजन है उससे बाहर निकलेगा, तो फिर से फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहले जब टेबल के अंदर घुस रहा था, ठीक है, अगर ये मान लो टेबल है, टेबल के अंदर घुस रहा था, उस समय फ्लक्स बढ़ रहा था, है ना, फ्लक्स बढ़ रही थी। फ्लक्स को रोशनी की तरह देखो, ठीक है, इमेजिन फ्लक्स टू बी लाइट, लिटरल लाइट, रोशनी की तरह इसको इमेजिन करो। यहाँ पे ये देखो, ये रहा, ठीक है। नाउ जब तुम्हारा ये रोशनी है, नाउ ये जब तुम्हारा सरफेस के अंदर आ रहा है, फोन के अंदर रोशनी आनी शुरू हो गई, ठीक है, फोन के अंदर रोशनी आ गई, फ्लक्स 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 फ्लक्स, तुम अब टेबल के अंदर पूरा घुस चुके हो, मैक्सिमम फ्लक्स है तुम्हारे पास। अब फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, मगर अब तुम क्या कर रहे हो? धीरे 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 टेबल से क्या कर रहे हो? इस फोन को बाहर निकाल रहे हो। जब तुम इस टेबल से बाहर निकालोगे, अब क्या होगा? फ्लक्स इसके अंदर कम होते जाएगा, रोशनी जो थी इसके ऊपर वो धीरे 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 करके कम होती जाएगी। तब तुम्हारा फ्लक्स फिर से चेंज करेगा। जब तुम्हारा फोन टेबल के एरिया में आया और जब वो टेबल के एरिया से लीव कर रहा है, सिर्फ तभी उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके बहुत सारे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। एक मैग्नेटिक फ्लक्स के रीजन में जब तुम एंटर कर रहे हो तब तुम्हारा फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जब तक तुम हो तब तक कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और जब तुम मैग्नेटिक फ्लक्स से बाहर जाओ तब तुम्हारा फिर से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फिर से फ्लक्स चेंज होने के कारण तुम्हारा एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो थोड़े बहुत फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ लेते हैं। On the basis of the above experiments, following are the 2 laws of Faraday's electromagnetic induction stated as below. पहला है
whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF and consequently a current is induced in the circuit. EMF भी इंड्यूस हो रहा है, करंट भी तुम्हारा इंड्यूस हो रहा है. इट लास्ट्स so long as the magnetic flux change in magnetic flux continues. That means जब तक तुम्हारा, अगर फिर से I need your phone, this is टेबल का सरफेस, ठीक है, जब तक तुम्हारा फोन टेबल के सरफेस के अंदर आ रहा था, ठीक है, जब तक वो तुम्हारे टेबल के सरफेस के अंदर आ रहा था तब तक तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो रहा था. एक बार टेबल के सरफेस के अंदर आ गया तब तुम्हारा फ्लक्स चेंज नहीं होगा. अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा फिर से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है, दूसरा लॉ, the second law states that the magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. That is minus d phi by dt के बराबर होता है. ठीक है, with the circuit. Mathematically, Faraday's second law can be expressed as induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Now, यहाँ पे तुम अब पूछोगे, सर आपने तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोला है ना, आपके मुंह से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल निकला है, तो यहां पे ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? ये नेगेटिव साइन का काम है कि बताना कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उल्टे डायरेक्शन में हुआ है. ठीक है, अभी हम लोग लेंस लॉ के ऊपर समझेंगे. लेंस लॉ ने जो होता है, लेंस LENZ लॉ, वो बताता है कि नेगेटिव साइन किस लिए आया है. The negative sign in the above relation indicates that the induced EMF always opposes the change in which the magnetic flux through the circuit. Now, magnetic flux को समझने की कोशिश करो, एक इरिटेशन है. ठीक है, इट इज एन इरिटेशन. नाउ तुम्हारा एक जिससे अगर तुम्हारे के पास क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम एक अनकंफर्टेबल चेयर में बैठे हो. ठीक है, अगर तुम एक अनकंफर्टेबल चेयर में बैठे हो तो तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम अपने आप को ऐसे अलाइन करके रखते हो ताकि तुम्हारा जो जो कंफर्ट है वो इंक्रीज हो, है ना. कभी कभी होता है हम लोग जब बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं बाहर, हमें कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ता है. हाँ, हमेशा चेयर थोड़ी मिलता है तुम लोगों को. थोड़े लोग तो जमीन पे ऐसे ही बैठ जाते हैं, थोड़े लोग क्या करते हैं, एक ईंट या फिर पत्थर के ऊपर जाके बैठेंगे ना. जब पत्थर के ऊपर जब तुम बैठ रहे हो, जैसे ही तुम बैठे तुम्हें दर्द करने लगा, तो तुम क्या करते हो, अपने 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 पिछवाड़े को ऐसा अलाइन करके रखते हो ना कि ताकि दर्द कम हो जाए. हाँ, उसी तरह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इमेजिन करो कि तुम्हारा जो कॉइल है अंदर से चिल्ला रहा है कि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो कॉइल क्या करता है, इस दर्द को कम करने के लिए एक ईएमएफ जनरेट करता है उल्टे डायरेक्शन में ताकि फ्लक्स कम हो जाए. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. तो इसको लेंस ने ब्यूटीफुली सिखाया है इसको. ठीक है, नाउ in the case of a closely bounded coil of n turns, the change of flux associated with each turn is the same. Therefore, अगर तुम्हारे पास 100 टर्न्स है तो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, माइनस 100 डी फाई बाई डी टी. तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है तुम्हारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन. एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन की बात हो रही है यहां पे, minus n d phi by dt. The induced EMF can be increased by increasing the number of turns of the coil. ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा करंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ की जरूरत है, तो नंबर ऑफ कॉइल के करंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज कर दो. जितना ज्यादा कॉइल को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा. समझ में आ गया? हमारे जो छोटे छोटे जो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर होते हैं, उनके अंदर कितना ज्यादा कॉपर का कॉइल, ऐसे बस काम क्या है कॉपर की कॉइल का, घुमाते रहना है बस तुम्हें. अगर तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखोगे, ठीक है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला हो गया, टेस्ला अपना मोटर कहां पे रखता है पता है, व्हील्स में ही रखता है. उसके व्हील्स में कितना कॉपर है पता है, हाँ, के व्हील्स कितने महंगे होते हैं, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ, यू नीड सो मेनी टर्न्स. यहाँ पे हमारे फैन के अंदर भी कॉपर कॉइल्स है तुम्हारे पास.
एवरीवेयर यू सी, जहां पे तुम्हारा रोटेशन करना है, रोटेट कराना है, वहां पे क्या होता है, कॉइल्स भर के रखे हुए थे। ठीक है। हाँ, जब तुम्हारा फैन रिपेयर हो रहा होता है वहां पे देखना, एटलीस्ट तुम्हारे पास 6 अलग अलग ये होंगे, 1 2 3 4 5 6, जहां पे कॉपर के कॉइल्स को पूरा का पूरा टर्न लगा के रखा दिया जाता है। नेक्स्ट, the induced EMF can be increased by increasing the number of turns or loops in the coil। यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है। फैराडे का पहला लॉ समझ में आया? फैराडे का पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर एक चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। फैराडे का दूसरा लॉ बोल रहा है कि जो तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस, दैट इज E is equal to minus d phi by dt। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो ये भी तुम्हारा एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है तुम्हारा कि डिफाइन फैराडेज टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ वो फिनोमिनन को बताता है, दूसरा लॉ तुम्हें फॉर्मूला देता है। ठीक है, पहला लॉ तुम्हें उस फिनोमिनन के बारे में बताता है, दूसरा लॉ उस फिनोमिनन का एक फॉर्मूला देता है तुम्हें। समझ में आ गया? These are the two laws of electromagnetic induction stated by Faraday। Now, induced EMF and current। अब तुम्हारे पास EMF जनरेट हो चुका है और तुमने तुम्हारे सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। दैट इज एक कॉइल है तुम्हारे पास, तो ऑटोमेटिकली कॉइल के अंदर क्या जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, करंट जनरेट, सॉरी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा तुम्हारे पास। ठीक है। If N is the number of turns and R is the resistance of the coil and the magnetic flux linked with each turn changes by d5 in short time interval dt, then induced EMF in the coil is E is equal to minus N d5 by dt। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का तुम्हारा सेकेंड लॉ यही बता रहा है तुम्हें, कुछ नया नहीं है तुम्हारे पास। दूसरा, इंड्यूस करंट थ्रू अ कॉइल, ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर के बराबर होता है। उसी तरह से तुम्हारा I की वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर के बराबर हो जाएगी। सो इंड्यूस्ड फैराडे सेकेंड लॉ से हमें क्या मिला, ईएमएफ की वैल्यू मिल गई, ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, है ना। अब इसको हम लोगों ने अगर R से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, करंट। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? नाउ अब यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द इंड्यूस्ड करंट, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई डी टी, है ना। तो बेसिकली तुम्हारा आई डी टी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी डॉट डी टी। डी टी और डी टी कट गए तो तुम्हारा ये वाला आंसर निकल के आ गया। दैट मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स या फिर इतना चार्ज तुम्हारा मूव कर रहा है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट्स अभी तक? हाँ, फैराडे के दोनों लॉस में कोई प्रॉब्लम है? किस तरह से हमारा क्या बोलते हैं फ्लक्स जनरेट होता है, समझ में आ गया? दैट इज द मेन कोर कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हारे पास एक कॉइल है और वो कॉइल तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तुम्हारे पास। ठीक है। नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तुम्हारे पास। A magnetic field of flux density 10 Tesla acts normally to a coil of 50 turns having 100 centimeter square area. Find the induced EMF if the coil is removed from the magnetic field in 0.15 seconds। dt दे रखा हुआ है तुम्हें। ठीक है, क्या क्या दे रखा हुआ है, 50 टर्न्स, n दे रखा हुआ है तुम्हें। अब यहां पे a magnetic field of flux density 10 Tesla and normal to the coil of 50 turns having an area of 100 centimeter square। So फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, मैग्नेटिक फील्ड पता है तुम्हें, एरिया पता है तुम्हें। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला डी फाइव बाई डी टी, तो फ्लक्स बी डॉट
बी डॉट ए। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारे पास बी पता है, ए पता है, और तुमने रिमूव कितना टाइम में किया है, 0.15 सेकेंड्स में किया है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम मीटर स्क्वायर में लिखते हो तो क्या करोगे? नहीं रे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया? नाउ देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तुम्हारे पास, इसको सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1/100 मीटर multiplied by 1/100 meter is equal to 1/10⁻⁴ meter is equal to 10⁻⁻⁴ meter square। इस तरह से निकल के आता है। सो 100 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻²। सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, NBA। 5 वेबर मिल गया तुमको। कितने टाइम में बाहर निकल रहा है तुम्हारा, जब देखो चेंज कितना हुआ, इनिशियली कितना था उसके पास, 5 वेबर। जब वो कॉइल से बाहर, वो तुम्हारे जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया, फाइनल फ्लक्स कितना है उसके पास, जब वो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड में था, हाँ, 0 हो गया। सो फाइनल फ्लक्स इज 0, इनिशियल फ्लक्स इज 5 वेबर। सो 0 माइनस, सॉरी, हाँ, 0 - 5 अपॉन तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है, 0.15 सेकेंड्स, और माइनस लगा है, तो ओवरऑल वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस होगी तुम्हारे पास, 33.33। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस -d∅/dt होता है। तो यहां पे जो नेगेटिव आया है उसको इस नेगेटिव ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अंदर के नेगेटिव को बाहर के नेगेटिव ने कैंसिल कर दिया। देयरफॉर ओवरऑल आंसर क्या निकल के आया तुम्हारे पास, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ a square loop of side 10 centimeters and resistance 0.5 ohms is placed vertically in the east west plane। ईस्ट वेस्ट प्लेन मतलब ईस्ट तुम्हारा यहां पे है, ठीक है, हाँ, वेस्ट तुम्हारा वहां पे है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में तुम्हारा रखा हुआ है ऐसे करके। Now, a uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction। हाँ, कैसे इमेजिन करोगे, मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे पास। हम्म A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction। नॉर्थ से लेके ईस्ट के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। The magnetic field is decreased to 0 in 0.7 seconds at a steady rate। That is तुम्हारा जो dt है वो दे रखा हुआ है तुम्हें। Determine the magnitude of induced EMF and the current during this time interval। तो मेरे को ये बताओ थीटा कितना होगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है तुम्हारा ईस्ट वेस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट मतलब कितना हो जाएगा, नॉर्थ, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे वेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे ईस्ट होना चाहिए, यहाँ पे ईस्ट होना चाहिए ना, यहाँ पे वेस्ट होना चाहिए, राइट साइड में ईस्ट होना चाहिए ना। तो तुम्हारा क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा क्या हो जाएगा, इस ईस्ट वेस्ट प्लेन से 45 डिग्रीज के एंगल में होगा हमेशा। तो थीटा भी तुम्हें पता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लक्स निकालोगे तो क्या क्या दे दिया था तुम्हें, 0.1 टेस्ला, इनिशियली बी की वैल्यू पता है तुम्हें, और स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एरिया भी निकाल लोगे, एरिया ऑफ द लूप कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख सकते हो, 0.1 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 0.01। तो एरिया भी तुम लोगों को मिल चुका है ना, 10⁻⁻²। तुम्हें बी पता है तो इनिशियल फ्लक्स निकाल सकते हो, हाँ, बी ए कॉस थीटा करके इनिशियल फ्लक्स निकाल दिया। अब फाइनल फ्लक्स कितना है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा 0 हो चुका है इन 0.7 सेकेंड्स, फाइनल फ्लक्स तुम्हारा 0 हो जाएगा, है ना। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, माइनस कितना, सॉरी, यहां पे, सो
फ्लक्स तुम्हारा इनिशियल इतना है, फ्लक्स फाइनल तुम्हारा 0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन डी टी is equal to minus of 0 minus 10 to the power minus 3 upon root 2 upon 0.7. So again negative negative अपने आप को कैंसिल कर देगा, therefore तुम्हें क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा. This is how you end up having a positive voltage. अब रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा हुआ है, ईएमएफ तुम्हें पता है, करंट निकाल सकते हो, I is equal to E upon R के बराबर होता है, तुम्हारा करंट भी निकल जाएगा. So again हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला. इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कैसे निकला? बी ए कॉस थीटा करके हमारा इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया. यूजुअली इन क्वेश्चंस में फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि तुम बाहर निकाल रहे हो फील्ड से. जब तुम बाहर निकाल रहे हो तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा. Therefore, change in magnetic flux नेगेटिव आएगा, मगर जैसे ही तुम उसे फैराडे के इक्वेशन में डाल दोगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके पॉजिटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर देंगे. समझ में आ गया? इज दिस थिंग एब्सोल्युटली क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? आगे बढ़ते हैं. लेंस लॉ. सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या बोलता है वो? दिस लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट. जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था, हमारा जो ये गैल्वेनोमीटर है वो क्या कर रहा है? हाँ, एक बार तुमने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर लेके आए, तुम्हारा नीडल एक तरफ पॉइंट किया, फिर जब तुम मैग्नेटिक फील्ड को दूर लेके गए, तुम्हारा नीडल दूसरे तरफ पॉइंट किया. तो नीडल तुम्हारा मूव करने का गेम खेल रहा है. इट इज प्लेइंग अ गेम लाइक दैट. सो यहां पे क्या हो रहा है? दिस लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट. According to this law, the polarity of EMF induced is such that it tends to oppose the current which opposes the change in the magnetic flux that is produced. तो हमेशा वो एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? या तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है ना? जब तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कॉइल आया, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा. जब तुम्हारा कॉइल फील्ड से बाहर निकला तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, दैट मींस तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ये चेंज तुम्हारा ये कॉइल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा. ठीक है, दिस चेंज इज नॉट सुटेबल फॉर द कॉइल. ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? इलिस्ट्रेशन ऑफ लेंस लॉ. As a magnet is moved towards the loop, a particular amount of current is induced in the loop. The magnetic field is produced by the current with the magnetic dipole moment M oriented so as to oppose the motion of the magnet. ठीक है, तो तुम्हारा एक करंट ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है ताकि वो मोशन ऑफ द मैग्नेट को अपोज कर सके. एक सेकेंड, इसी बात को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर से नीचे की तरफ तुम्हारा एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड आते हुए इमेजिन करो. ठीक है, हाँ, दैट इज ऊपर छत जो है तुम्हारी, वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन के अंदर जाके धंस जा रही है. ठीक है, और वो भी परपेंडिकुलरली बारिश की तरह गिर रहा है. नाउ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हो. नाउ जब जैसे ही तुम्हारे इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाना शुरू हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ ना, तो ये क्या करेगा पता है? ये जो है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. दैट इज, अगर यहां से सोच के देखो 100 क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टैबलेट के थ्रू जा रही है, मान लो इस कंडक्टर के थ्रू जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस टैबलेट के अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसके कारण 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ चली गई एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए. तुमने देखा ना किस तरह से अलग अलग चीजें तुम्हारे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होती है सडनली रुक जाती है. क्यों?
Why does it stop? It stops because तुम्हारा उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग भी बोला जाता है, बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर यूज किया जाता है मैग्नेटिक ब्रेकिंग। दैट इज एक सडन मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण तुम्हारा डिवाइस ऑटोमेटिकली रुक जाता है। समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, तुमने जैसे ही इस कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके गए, 100 फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ऐसे गई, परपेंडिकुलरली ऐसे गई, 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर भी गई। और ये नीचे से ऊपर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आई? अंदर खुद इस कंडक्टर ने जनरेट किया। क्यों? क्योंकि वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फ्लक्स को चेंज करना उसका अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करता है, खुद से अपना फ्लक्स बनाता है जो उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू करे। ठीक है, तो इस लेंस लॉ को फिर से समझते हैं, फिर से एक और बार रीड करते हैं। इलिस्ट्रेशन ऑफ लेंस लॉ, एज द मैग्नेट इज मूव्ड, ठीक है, as the magnet is moved towards the loop, a particular amount of current is induced in the loop. एक small amount of current तुम्हारा induce हो रहा है। The magnetic field is produced by the current with the magnetic dipole moment m oriented so as to oppose the motion of the magnet. ठीक है, so यहां पे तुम्हारा कंडक्टर है। कंडक्टर ने क्या किया, जैसे ही ये कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंदर चले जाने गया, तो उसने क्या कर लिया, अपने इस वाले सेंटर को नॉर्थ बना दिया। क्यों? क्योंकि वो रिपेल करना चाहता है इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। समझने की कोशिश करो, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे है नॉर्थ पोल, तो तुम्हारा क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, तुम्हारा एक नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है यहां पे, दैट इज ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको देखो, thus the induced current must be counterclockwise as shown in the figure. काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए तुम्हारा induced current। ठीक है, when the north pole of the magnet is moved towards a stationary loop, an induced current I flows in the anti-clockwise direction, ठीक है, anti-clockwise direction since direction as seen from the above at which the magnet is located। ठीक है, so तुम्हारे पास सेंटर में तुम्हारे सामने एक कॉइल को इमेजिन करो। ठीक है, एक कॉइल को तुम इमेजिन करोगे। ठीक है, कर लिया? तुम्हारे सामने यहां पे एक कॉइल है, ये जल्दी से जल्दी इमेजिन करो। ठीक है, एक मैग्नेट है, ढक्कन है नॉर्थ पोल, ढक्कन है तुम्हारा नॉर्थ पोल। नाउ मैग्नेट जब तुम्हारे इस कॉइल के अंदर आ रहा है, करीब आ रहा है, चलो इसी को ही कॉइल मान लेते हैं। ठीक है, ये जो टैब है इसको कॉइल मान लेते हैं। ढक्कन क्या है तुम्हारा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल तुम्हारा जब इस मैग्नेट के अंदर आ रहा है, तो ये ऊपर का जो कॉइल का हिस्सा है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। कॉइल के अंदर अगर नॉर्थ पोल बनना है तो करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल अगर बनना है तो किस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी तो एन मिलेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया तो क्या मिल जाएगा, साउथ पोल मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली जब तुम्हारा ये मैग्नेट ऐसे आ रहा था नीचे तुम्हारा, तो तुम्हारा ये जो सरफेस है इट बिकेम अ नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल बनने के लिए उसने क्या किया, एक करंट को जनरेट किया, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट को जनरेट किया इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू अपोज दिस इनकमिंग मैग्नेट, इस इनकमिंग मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? आगे बढ़ते हैं। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस इसके अंदर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, थ्योरी बेस्ड, केस बेस्ड, इन सब के अंदर यही पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में करंट तुम्हारा फ्लो करेगा। करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा सो एज टू अपोज द मोशन। नाउ जब तुम्हारा यहां पे दो केसेस है, यहां पे देखो, यहां पे जब तुम्हारा मैग्नेट आ रहा था, ठीक है, आते वक्त इस मैग्नेट के पास आने को अपोज करने के लिए ये वाला हिस्सा क्या बन गया, ऊपरी हिस्सा नॉर्थ पोल बन गया, नीचे वाला हिस्सा क्या बना, साउथ पोल। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो यहां पे मैग्नेट इसके थ्रू जा चुका है। ठीक है, इसके थ्रू जाके अब ये दूर जा रहा है। ये क्या, ये कौन सा हिस्सा है तुम्हारे मैग्नेट का,
अगर ये ढक्कन नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नाउ अब ये दूर जा रहा है, अब इसको फिर से चिंता हो गई क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अब कम हो रहा है। कम होने के लिए क्या करेगा अब ये जो है इस वाले साइड को नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करेगा। इस वाले साइड को नॉर्थ पोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले साइड को साउथ पोल बनाना पड़ेगा। दैट मींस करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। समझ में आया? ये है मैग्नेट। मैग्नेट तुम्हारे कॉइल के करीब आ रहा है, ठीक है। पहले रिपेल करने की कोशिश करेगा क्योंकि करीब आ रहा है। रिपेल करने के लिए अपने आप को ये वाले साइड को वो नॉर्थ पोल बनाएगा, ये वाले साइड को साउथ पोल बनाएगा, और वो करने के लिए वो क्या करेगा, करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अब एक बार तुम्हारा ये मैग्नेट इस कॉइल के थ्रू जा चुका है, अब ये नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। अब ये कॉइल से जब दूर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, फिर से इसको चिंता होगी क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अब क्या कर रहा है, कम हो रहा है। कम होने से रोकने के लिए वो क्या करेगा, इस वाले साइड को नॉर्थ पोल बनाएगा क्योंकि ये मैग्नेट का हिस्सा कौन है, साउथ पोल, ताकि अट्रैक्ट कर सके। अगर इसको साउथ बनाना है तो इसको नॉर्थ बनाना पड़ेगा, नहीं सॉरी, इसको नॉर्थ बनाना है तो इसको साउथ बनाना पड़ेगा, और साउथ बनने के लिए क्या हो जाएगा, करंट तुम्हारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। क्या ये टॉपिक समझ में आ गया? कॉइल तुम्हारा जब मैग्नेट करीब आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है करंट। जब कॉइल से तुम्हारा दूर जा रहा है मैग्नेट तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यही होता है तुम्हारा लेंस लॉ। लेंस लॉ यही बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ऐसा होगा तो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। The anti-clockwise sense corresponds to the generation of a north pole which opposes the motion of the approaching north pole. That is, पास आते वक्त नॉर्थ पोल बन जा रहा है, आने ही नहीं दे रहा है। मगर अगर आ ही गया है तो क्या होगा, आके थ्रू जा रहा है। देखो, when the north pole of the magnet is moved away from the loop, the current I flows in the clockwise direction. एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिमूव करता है और अपने आप को साउथ पोल बना देता है, एक साइड को नॉर्थ पोल बना देता है दूसरी साइड को, ताकि साउथ पोल तुम्हारे नॉर्थ को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। When the north pole of the magnet is moved away from the pole loop, the current I flows in the clockwise direction, which corresponds to the generation of a south pole as shown in the figure. So ऊपर तुम्हारा क्या बना, साउथ पोल बना, नीचे तुम्हारा क्या बना, नॉर्थ पोल बना, ताकि ये नीचे जाने वाले मैग्नेट के साउथ पोल को क्या कर सके, वो अट्रैक्ट कर सके। The direction of current induced in all the above cases remains the same if instead of the loop the magnet is kept stationary and the loop is moved towards or away from it. ठीक है, तो यहां पे एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों चीजें सिखाई जा रही है तुम्हें, ठीक है। नाउ जब तुम्हारा यहाँ पे रेस्ट में है तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, हाँ, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेगा। जब तुम्हारा निकल चुका है, पास लाने के लिए वो क्या करेगा, अपने आप को साउथ पोल बना देगा, ठीक है। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लूप एंड द मैग्नेट, if both the loop and the magnet are in relative motion with respect to each other. For example, तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। राइट नाउ फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारा there is no movement between the loop and the magnet, कोई मूवमेंट नहीं है, जीरो रिलेटिव मूवमेंट है। मगर जैसे ही मैं इस पेन को छोड़ूंगा एक रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगा बिटवीन द मैग्नेट एंड द करंट लूप और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगा। If both the loop and the magnet are in relative motion with respect to each other, the induced pole on the loop facing the magnet is in accordance with Lenz's law. When V1 is greater than V2, that is, the loop is approaching towards the north pole, hence the induced pole is the loop in the north pole. तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, what is happening here? Now यहाँ पे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के दोनों अपने आप को क्या करेंगे, नॉर्थ पोल बनाएंगे, सो दैट एक दूसरे को दूर दूर कर सके। ये तो चेंज नहीं होने वाला तुम्हारा, ठीक है। नाउ व्हेन V1 is less than V2, that is the loop is receding away from the north pole, that is तुम्हारा यहां पे क्या हो रहा है, देखो
V1 इज ग्रेटर देन V2। यहां पे इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। V1 किसका है? लूप का है। V2 किसका है? मैग्नेट का है। पेन का ढक्कन मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये है V1, V1 इसका स्पीड है, V2 इसका स्पीड है। अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो क्या होगा? ये जो लूप है मैग्नेट के करीब आते रहेगा। अच्छे से इमेजिन करो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम आगे भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई भाग रहा है। अगर तुम्हारी स्पीड तुम्हारे ओपोनेंट के स्पीड से कम है, वो तुम्हें ओवरटेक कर सकता है ना, है ना। तुम आगे भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे एक और बंदा भाग रहा है, उसकी स्पीड तुमसे ज्यादा है, तो वो क्या तुम्हें ओवरटेक करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स ओवरटेक करेगा। दैट मींस ये जो लूप है मैग्नेट के करीब आ रहा है। ये क्या ढक्कन क्या है? नॉर्थ पोल। तो अगर तुम्हारे ये मैग्नेट के करीब तुम्हारा लूप आ रहा है, तब क्या होगा? ये लूप अपने आप को ऑटोमेटिकली इस वाले साइड को क्या बना देगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्यों? क्योंकि करीब आ रहा है। करीब आ रहा है तो रिपेल करने की कोशिश करेगा। अब दूसरा इमेजिन करो, इसकी स्पीड ज्यादा है और लूप की स्पीड कम है। अब क्या होगा? अगर मैग्नेट का स्पीड ज्यादा है और लूप का स्पीड कम है, तो मैग्नेट क्या है? दूर जा रहा है। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू जा रही है, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इस कमी को रोकने के लिए ये जो नॉर्थ पोल है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए यही सेम साइड क्या बनाएगा अपने आप को? साउथ पोल बनाएगा। समझ में आ गया? अगर मैग्नेट की स्पीड कम है और लूप का स्पीड ज्यादा है, तो लूप मैग्नेट के करीब आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो इस इंक्रीज को कम करने के लिए तुम्हारा लेंस लॉ क्या बोल रहा है? एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा यहां पे। दैट मींस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। समझ में आ गया? नाउ जब मैग्नेट का स्पीड ज्यादा है और लूप का स्पीड कम है, तो इसका मतलब क्या है? इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है धीरे 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 कम होते जा रहा है। दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट है डिक्रीज कर रहा है। नाउ इस डिक्रीज को रोकने के लिए वो क्या करेगा? अपने इसी साइड नॉर्थ पोल बना देगा ताकि इस डिक्रीज को रोका जा सके। समझ में आ गया? तो पास आए तो नॉर्थ पोल, दूर जाए तो साउथ पोल। समझ में आ गया? पास आए तो नॉर्थ पोल, दूर जाए तो तुम्हारा साउथ पोल बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ये? नाउ इट इज लाइक दोस पीपल जो तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें चिड़चिड़ होती है, जो तुम्हारे दूर जाए तो उनके बारे में तुम्हें सोचते रहते हो तुम। ठीक है, तो यही है तुम्हारा लेंस लॉ। Now, when the loop and the magnet have opposite velocity के directions, तब क्या होगा? नॉर्थ पोल का उल्टा नॉर्थ पोल ही बनेगा तुम्हारा। क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तुम्हारा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसके थ्रू बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसकी जो फ्लक्स है, फ्लक्स तुम्हारा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ना। अब तीसरे केस के अंदर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट है इस तरह से आ रहा है, लूप भी इस तरह से आ रहा है, तो इस सरफेस के थ्रू तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है पास कर रही है। डी फाई बाई डी टी बढ़ रहा है, डी फाई बाई डी टी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है ना। तो तुम्हारा ये लूप क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, अब जब चौथा केस है क्या इसका? जब दूर जा रहा है तो दोनों के दोनों उल्टे डायरेक्शन में दूर जा रहे हैं, तो दैट मींस ये मैग्नेट जो है इस तरफ जा रहा है, लूप जो है इस तरफ जा रहा है। तो बेसिकली इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। इस डिक्रीज को रोकने के लिए तनिष्क ये क्या बनेगा? ये मैग्नेट है इस तरफ से जा रहा है, ये लूप है इस तरफ जा रहा है, ये मैग्नेट अपने आप को क्या बनाएगा? ये वाला साइड क्या बनेगा? साउथ। क्यों? ताकि इसको ये और इसके अंदर करंट क्या फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। वेरी गुड, इतना ही है लेंस लॉ। ठीक है, इतने ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, 3-4 नंबर के फेक के मार्क्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है,
Now, when the loop and the magnet have opposite directions of velocity and the loop is receding away from the north pole, then the induced pole in the loop is south pole. Thus, Lenz's law is used to find the direction of induced current in a closed circuit. लेंस लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं. समझ में आ गया? एक्सट्रीमली क्लियर. इसमें किसी को भी कोई भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ तुम्हारा क्या कभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल जो है टूट सकता है? अभी भी ब्रेक हो सकता है. क्या तुम फ्रॉम नथिंग एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो? हाँ, नॉट पॉसिबल. इट इज नेवर पॉसिबल. नेचर इसको कभी अलाउ ही नहीं करेगा कि क्या बोलते हैं तुमने आउट ऑफ नोवेयर एनर्जी निकाला. कहीं ना कहीं से तो तुम्हें कन्वर्ट करके ही एनर्जी निकालना पड़ता है. Lenz's law and conservation of energy. Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. In the alongside circuit, when the north pole of a magnet is moved towards the coil, the front face of the coil acquires a north polarity. Thus, work has to be done against the force of repulsion in bringing the magnet closer to the coil. है ना? कॉइल ने अपने आप को क्या कर लिया? नॉर्थ पोल बना दिया. और नॉर्थ पोल बनने के कारण क्या हो रहा है? तुमको काम करना पड़ रहा है. तुमने जो काम किया, ध्यान से सुनो, तुमने जो काम किया वही इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस हुआ है. समझ में आ गया? सी, जब तुम मैग्नेट को करीब लेके आए तो तुम्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है. किसी ने तो काम किया होगा. तुमने जब मैग्नेट को पास लेके आए कॉइल के, तो तुम्हारा काम हुआ. तुमने यू डिड सम वर्क. और यही काम जो है तुम्हारा क्या हो रहा है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है. वरना सोच के देखो यार, सोच के देखो, तुम अगर बिना काम किए अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो तो दुनिया की एनर्जी क्राइसिस तो उसी दिन खत्म हो जाएगी. और ये काम कहां कहां से आता है? पानी को फ्लो के कारण आ सकता है ना? हाँ कि ना? न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू आ सकता है. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें क्या करना है? एक टरबाइन को घुमाना है. तुम न्यूक्लियर रिएक्शन करो, उसके बाद तुम क्या करोगे? पानी को गर्म करोगे, बॉईल करोगे, स्टीम बनाओगे. स्टीम तुम्हारे टरबाइन को रोटेट करेगा. हवा, एक विंड एनर्जी क्या कर रही है? विंड टरबाइन के थ्रू जा रही है और रोटेट कर रही है. दैट इज बाहर से एनर्जी यूज हो रहा है. विंड एनर्जी तुम्हारी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस हो रही है. हीट एनर्जी तुम्हारा प्रोड्यूस होकर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है. सो एनर्जी तुम्हारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ एनीवेयर. एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. बस समझ में आ गया? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ So, thus work has to be done. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. Thus work has to be done against the force of repulsion in bringing the magnet closer to the coil. ठीक है, समझ में आ गया? थोड़े लोग क्या बोलते हैं? थोड़े लोग बोलते हैं जिन लोगों को साइंस के बारे में पता नहीं, सर हमारी गाड़ी तो हमेशा मूव करती रहती है, क्यों ना उसके ऊपर एक छोटा सा विंड टर्बाइन रखा जाए और उसके बदले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें. बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा. हाँ, नाउ सोच के देखो, ठीक है? सोच के देखो, तुम्हारा जो गाड़ी है वो क्या कर रहा है? आगे जा रहा है. हवा इस तरफ आ रही है, टरबाइन घूम रहा है, लॉजिक बैठ रहा है. मगर अब तुम्हें क्या, तुम्हारी गाड़ी को क्या करना पड़ रहा है? तुम्हारी गाड़ी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपना अपोज करने के लिए. पेट्रोल ज्यादा जल रहा है, कहीं से भी फ्री एनर्जी नहीं मिलता है. जो भी तुमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया उसके लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा एनर्जी गायब हुआ है. परपेचुअल मशीन करके बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस आते हैं कि अरे हम लोगों ने परपेचुअल मशीन बना दिया जहां पे एक बॉल हमेशा ऐसे चलती रहेगी और तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा. मगर ये लॉस क्या बोलते हैं, किसी के बाप के नहीं है. थर्मोडायनामिक्स है ये, थर्मोडायनामिक्स. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये तुम क्या बोलते हैं, इसको तुम तोड़ ही नहीं सकते. फंडामेंटल लॉस के अंदर आता है तुम्हारा. नाउ यही मेरे को यूट्यूब में ना क्या बोलते हैं, मेरे को जब दिखता है ना कि क्या बोलते हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं क्या जो परपेचुअल मशीन को क्या बोलते हैं देखेंगे,
हाँ, ऐसे एक बॉल रहेगा और वो बॉल एक बार गिरेगा, फिर वो ऐसे कंटिन्यूअसली जाता रहेगा और वो बोलेगा यहाँ पे कुछ तो नहीं है, मैंने परपेचुअल मशीन मोटर। यूजलेस इडियट्स। अगला, when the north pole of a magnet is moved away, the south pole develops on the front face of a coil. Therefore work has to be done. अब तुम्हें उस मैग्नेट को खींच के बाहर निकालने के लिए भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अब साउथ पोल बन गया है। जब तुम्हारा मैग्नेट दूर जा रहा था, तब जब तुम अपने कॉइल से मैग्नेट को दूर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, तो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था ना। वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हो रहा था? क्योंकि तुम जो बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड के जो अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे। देखो, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, ठीक है। दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द कॉइल। मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहा हूं, ठीक है। जब मैं इसको पास लेके आया, कॉइल के अंदर क्या हुआ? एक करंट जनरेट हुआ, ठीक है। ये करंट क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि मेरे को काम करना पड़ा इस मैग्नेट को इस नॉर्थ पोल के अगेंस्ट पास लाने के लिए। अब मैं इस मैग्नेट को क्या कर रहा हूं? दूर लेके जा रहा हूं इस कॉइल से, ठीक है। तो दूसरे डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गया। नाउ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि मेरे को मेहनत करना पड़ रहा है इस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए। जितना मैंने मेहनत किया उतना करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बात? सो यही लेंस लॉ है। नाउ hence energy transformation takes place. When we do not move the magnet, work done is zero, therefore induced current is zero. क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे, क्योंकि तुम उस मैग्नेट को रिलेटिवली चेंज नहीं कर रहे, इसके कारण क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड करंट भी जीरो हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। हेंस लेंज़स लॉ obeys the law of conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बिल्कुल, हाँ, इट्स लाइक द क्या बोलते हैं, कमांडमेंट्स होते हैं ना हमारे, हाँ, रूल्स, उसके ऊपर होता है, इसको तुम तोड़ ही नहीं सकते। आगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। Fleming's right hand rule also gives the direction of induced current in a conductor moving in a magnetic field. So right hand rule में क्या होता है? तीन अलग अलग उंगली जो है हमारी, द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होते हैं। थंब क्या दिखाता है? तुम्हारा मोशन दिखाता है, किस डायरेक्शन में तुम्हारा कंडक्टर मूव कर रहा है। इंडेक्स फिंगर क्या दिखाता है? तुम्हारा, हाँ, फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। और मिडिल फिंगर क्या दिखाता है तुम्हारा? व्हाट इज द मिडिल फिंगर शो यू? हाँ, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है। वेरी गुड, ठीक है। सो इफ वी स्ट्रेच द थंब, ये तो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सो यहां पे तुम्हारा थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ motional electromotive force. Consider a uniform magnetic field B confined to a region ABCD and a coil PQRS is placed inside the magnetic field. At any time t, the part P dash Q is equal to S dash R is equal to Y of the coil is inside the magnetic field. क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? देखो यहां पे ABCD तुम्हारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। PQRS क्या है? तुम्हारा कॉइल है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा ये जो P डैश Q और S डैश R जो है, दे आर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर तुम्हारा कॉइल इस तरफ जा रहा है तो इन दोनों का लेंथ जो है कम होते जा रहा है। अगर तुम्हारा कॉइल अंदर की तरफ जा रहा है तो ये दोनों के दोनों लेंथ तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। तो कॉइल को अंदर बाहर करने से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटते जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटते जाने के कारण क्या हो रहा है? एक करंट तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ इमेजिन करो यहां पे, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या है? स्क्रीन से बाहर आ रहा है कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है? हाँ, स्क्रीन के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाट द क्रॉस इंडिकेट्स। ये क्रॉस हो गया, ठीक है।
यहां पे जिस कंडक्टर के जिस साइड में तुम्हें करंट का डायरेक्शन पता करना है वहां पे अपनी उंगली को रखो, ठीक है, ऐसे करके रख दिया। नाउ फिर इसका तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है तो इस आर क्यू के डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा, दैट्स व्हाट हैपनिंग राइट। ऐसे किया, थंब दिखाया और ऊपर के डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है। दैट मींस जब बाहर निकल रहा है इट इज गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब अंदर की तरफ आ रहा है, देखो, इफ द कॉइल इज कमिंग इनसाइड लाइक दिस, अंदर की तरफ तुम्हारा अगर कॉइल जा रहा है, फिर से क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तुमने पॉइंट किया, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ कॉइल कहां पे है, इस तरफ है, टर्न कर दिया, ऐसे करके तुमने टर्न कर दिया, करंट का डायरेक्शन कहां पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मींस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। तो बाहर निकालते वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है और अंदर आते वक्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा करंट मूव कर रहा है। डायरेक्शन समझ में आ गया, दोनों के दोनों अलग अलग डायरेक्शन समझ में आ गए तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं नाउ। So, the area of the coil inside the magnetic field at a time t is given as क्या, width of the coil, width of the coil कितना है तुम्हारे पास, x के बराबर है, और यहां पे this is equal to y, ly. The magnetic flux linked with the coil at any time is given as, flux का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, magnetic field times area, magnetic field multiplied by area क्या है, l, l is this distance, L तुम्हारा ये है, ठीक है, और ये है तुम्हारा y, दिस इज योर L एंड दिस इज योर y। सो फील्ड के अंदर कितना एरिया है तुम्हारे पास, Ly एरिया है, ठीक है, फील्ड के अंदर Ly एरिया है, तो फ्लक्स कितना हो गया, Bly, Bly के बराबर हो गया। नाउ if E is the induced EMF, then according to the Faraday's law, E is equal to minus d phi by dt। सो माइनस यहां पे बी एल वाई के अंदर क्या क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है बताओ, बी एल वाई के अंदर अमोघ, बी एल वाई के अंदर कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है, बी कांस्टेंट है और एल भी तो कांस्टेंट है। ये वाला जो साइड है इसकी लेंथ तो बढ़ नहीं रही, जब तुम इस कॉइल को अंदर बाहर कर रहे हो ये लेंथ तो बढ़ नहीं रहा ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो लेंथ है, नीचे का जो लेंथ है वाई है, वो तुम्हारा चेंज हो रहा है। तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बी एल को बाहर निकल सकते हो, सो माइनस डी वाई बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई भी हमारा डिस्टेंस ही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी। सो BLV के बराबर आंसर आ गया तुम्हारे पास। सो इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू BLV, वेरी सिंपल डेरिवेशन। हाँ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, Ly, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Bly, चेंज इन फ्लक्स EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस बी BLY बाई dt, बी और एल को बाहर निकाल दिया, माइनस डी वाई बाई डी टी मिला, माइनस डी वाई बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, है ना, बेसिकली लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, देयरफॉर v मिल गया तुम्हें। From Fleming's right hand rule, the current due to the induced EMF will flow from the R to N along the SRQP. This is induced electromotive force. BLV is called the motional EMF. मोशनल EMF क्यों बोला जाता है, क्योंकि मोशन के कारण तुम्हारा EMF जनरेट हुआ है। मोशन के कारण अगर तुम्हारा EMF जनरेट हुआ है तो हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, मोशनल EMF। समझ में आ गया। नाउ अगेन ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, SRQP के डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो करेगा, क्या ये जो बोल रहे हैं सही है क्या, देखते हैं। SRQP कौन सा डायरेक्शन होता है, ये SRQP व्हाट टाइप ऑफ डायरेक्शन इज दिस, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, SRQP क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। देखते हैं कैसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तुम्हारा वेलोसिटी ऐसा है, ऑब्वियसली देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हुआ ना तुम्हारा यहाँ पे,
इस पॉइंट पे देखो क्लॉकवाइज है, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर है तुम्हारे पास, फ्लो तुम्हारा क्या बोलते हैं फोर्स इस तरफ है, तो तुम्हारा यहां पे देखो अगेन सी मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, हाँ अंदर की तरफ है, और तुम्हारा फोर्स ऐसा है, तो बेसिकली यहां पे एक बार तुमने देख लिया तुम्हारा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव हो रहा है। परफेक्ट, ओके आगे बढ़ते हैं। So, moving a conducting rod of length L fixed at its one end moves with a circular path with an angular velocity omega in which, that means इसका मतलब क्या है, यहां पे तुम क्या कर रहे हो, when a conducting rod of length L is fixed at one end, that means तुमने इसको एक तरफ फिक्स कर दिया, is moving in a circular pathway, that means इसको तुम ऐसे घुमा रहे हो ऐसे करके, ठीक है, हाँ, with an angular velocity omega, तो क्या होगा यहां पे, so in a uniform magnetic field B, then the induced EMF किसके बराबर हो जाएगा, E is equal to 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। इसको डिराइव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, मगर इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं गाइस, तो इसको याद करके रख लेना, ठीक है। सो हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये बात, अच्छे से समझ में आ गया, इसको समझना नहीं, इसको रटना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A wire of length 0.3 meters moves with a speed of 20 meters per second perpendicular to the magnetic field of a magnetic field of induction 1 Weber per meter square। ये 1 Weber per meter square का मतलब क्या है, 1 टेस्ला, टेस्ला के बराबर है ये, ठीक है, हाँ। सो कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तुम्हें एक टेस्ला दे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ दे रखी है, वेलोसिटी दे रखा हुआ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू BLV। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू तुम्हारा किसके बराबर हो गया, BLV के बराबर हो गया, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, BLV के बराबर हो गया, बस फॉर्मूला में डालो, आंसर निकालो, खत्म, ठीक है। अगला, a wheel with 10 metallic spokes, each 0.5 meters long, is rotated with a speed of 120 revolutions per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field HE at a place. If HE is equal to 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel, ठीक है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। नाउ लेंथ कितना दे रखा हुआ है हमें, 0.5, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ना, 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट का मतलब क्या, ओमेगा ये है, नहीं इट्स नॉट, 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट मतलब क्या होता है, हाँ, इसको ओमेगा का हम लोग किसमें कैलकुलेट करते हैं, हाँ, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब यहाँ पे 120 पर मिनट दे रखा है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 120/60 आ गया तुम्हारे पास। सो बेसिकली इस ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी इन मिनट्स। इस फ्रीक्वेंसी को तुम्हें कन्वर्ट करना है इनटू सेकंड्स फर्स्ट। एक बार तुमने इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तब क्या होगा, तुम्हें ओमेगा मिलना आसान हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होता है, ठीक है। नाउ हाफ इंटू बी की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, तो हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर में डाल दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। एल इज व्हाट, एल इज नथिंग बट द रेडियस, है ना। तुम्हारा एक साइकिल का जो पहिया है उसके अंदर जो स्पोक्स होते हैं, दैट स्पोक्स आर नथिंग बट द रेडियस ऑफ द व्हील, राइट।
So length of the conductor becomes the radius of the wheel. So omega r square के बराबर हो गया, तुम्हें इतना वोल्टेज मिल जाएगा. The number of spokes is immaterial because the EMF across the spokes are in parallel. तो EMF तुम्हारा हमेशा सेम रहेगा. समझ में आ गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन आने की बेसिकली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, हमेशा याद रखना. ठीक है. नाउ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, एक सेकेंड रुको. ओके, चलो. मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. As we know that EMF is induced in a circuit whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit is changed. है ना? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा चेंज होता है, ईएमएफ तुम्हारा इंड्यूस होता है. ठीक है. नाउ is changed. Therefore, flux is equal to BA cos theta. Therefore, magnetic flux can be changed by changing the magnetic field, the area, or the theta. So there are three methods of producing induced EMF. या तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या तो तुम अपने एरिया को चेंज करो, या तो अपने एंगल को चेंज करो, दोनों के बीच का. ठीक है. आगे. सो by changing the angle theta between the direction of B and normal to the surface A, that is changing the relative orientation of the surface area and the magnetic field. Now, the magnetic flux linked with the loop does not change when the magnet and the loop are moving with the same velocity. Magnet is rotated around its axis without changing its distance from the loop. Loop is moved in uniform magnetic field and the whole of the loop remains in the field. इन तीनों के तीनों कंडीशन में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है. दैट इज अगर रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी जीरो है, ठीक है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो चेंज नहीं करेगा. ठीक है. इफ द मैग्नेट इज रोटेटेड अराउंड इट्स एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स डिस्टेंस, एक्सिस में तुमने रोटेट किया है, बिना काटे तुम चेंज कर रहे हो, तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा. अगला, इंड्यूस्ड क्वांटिटीज आर देयर फॉर्मूलास. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. हाँ, सर्किट तुम्हारा ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है. डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस. ऐसे यूनिट क्या होता है? वोल्ट्स. इंड्यूस करंट के लिए तुम्हारा सर्किट को क्लोज होना जरूरी है. अगर तुम्हारा सर्किट क्लोज्ड नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारा करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि करंट को अगर फ्लो करना है तो उसे क्लोज्ड पाथवे चाहिए होता है. सो I इज इक्वल टू डी फाई अपॉन आर डी टी हो जाएगा, क्योंकि I इज इक्वल टू ई अपॉन आर के बराबर होता है. का सर्किट का क्या बोलते हैं? ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर्स. नाउ चार्ज फ्लो ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी फाई अपॉन आर. ठीक है. चार्ज है ना, चार्ज का फॉर्मूला में क्या होता है? हम लोग dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का dt तुम्हारा गायब हो जाता है. सर्किट को क्लोज होना जरूरी है, यस. तुम्हारा डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, यस. और तुम्हारा उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्स. समझ में आ गया? हाँ, करंट और तुम्हारा जो चार्ज है, दोनों के दोनों तुम्हारे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं. इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट. If R is the electrical resistance of a circuit, then the induced current in the circuit is given by I is equal to E upon R. If the induced current is produced in a coil rotated in a uniform magnetic field, then I is equal to किसके बराबर हो जाएगा? N B A omega sin omega t upon R is equal to I naught sin omega t के बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास. ठीक है. नाउ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर, इसको तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे ऑल्टरनेटिंग करंट का हिस्सा है. ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑलरेडी तुम इसको प्रूव कर दोगे, तो वरी करने की जरूरत नहीं है. अभी के लिए अगले चैप्टर में ही तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएगा. ठीक है. वेयर आई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर इज इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ इंडक्शन करंट. समझ में आ गया? आई नॉट जो होता है तुम्हारा पीक वैल्यू ऑफ इंडक्शन करंट होता है.
सी बेसिकली जब तुम्हारा एक मूवमेंट होता है, एक मैक्सिमम करंट, बेसिकली धीरे से करंट भी तुम्हारा, अगर जब तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट भी धीरे धीरे ही इंक्रीज होगा, करंट भी धीरे धीरे ही इंक्रीज होके एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। समझ में आ गया? नाउ ये जो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा आई नॉट, आई नॉट के बराबर हो जाता है ये अगेन ऑल्टरनेटिंग करंट का हिस्सा है, ये तुम्हें उसमें पता चल जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाता है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। Okay, example number 6. A square metal wire loop of side 20 centimeters and resistance 2 ohms is moved with a constant velocity v naught in a uniform magnetic field of induction B is equal to 1 Weber per meter square. In a uniform magnetic field of induction as shown in figure. The magnetic field lines are perpendicular. जो magnetic field lines जो है तुम्हारे perpendicular है किसके? The magnetic field lines are perpendicular to the plane of the loop. That means दोनों के बीच में एंगल कितना है? एरिया वेक्टर, अगर देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा तनिष्क? जीरो, जीरो होगा रे, 180 क्यों होगा? एरिया तुम्हें कैसे पता है ऐसे आ रहा है? एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तुम्हारा एक सरफेस में एरिया वेक्टर ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी के डायरेक्शन में हम लोग एरिया वेक्टर को लेते हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ the loop is connected to a network of resistance of each 5 ohms. Wheatstone bridge दे रखा हुआ है तुम्हें, ठीक है, they have given you a Wheatstone bridge. The loop is connected to a network of resistance each of value 5 ohms. The resistance of the lead wire BF and AE are negligible. What should be the speed of the loop so as to have a steady current of 2 milliamps in the loop? Give the direction of current in the loop. ठीक है, so तुम्हारा यहाँ पे सर्किट के अंदर 2 मिलीएम्प्स होना चाहिए। 2 मिलीएम्प्स अगर होना है तो लूप की स्पीड क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये जो एक कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एक सर्किट दे रखा हुआ है, इसका नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? लुक एट दिस। हाँ, कैसे? बीच के थ्रू कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये और ये बचे हैं 5 + 5 10, 5 + 5 10, सो 10 तुम्हारा जो है इट इज व्हाट, दोनों के दोनों 10 ओम एक दूसरे के पैरेलल है, तो तुम्हें क्या मिल गया? ओवरऑल रेजिस्टेंस इज 5 ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस तुम्हें 5 ओम्स मिल गया। ठीक है, 2 मिली एम्प्स तुम्हें चाहिए। ठीक है, सो 5 ओम्स हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ द लूप दे रखा है क्या इन्होंने? लूप का रेजिस्टेंस कहीं दे रखा है? अब कहां पे? अच्छा ये रहा। ओके, स्क्वायर लूप ऑफ साइड एंड रेजिस्टेंस 2 ओम्स है। ठीक है, सो तुम्हारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 7 ओम्स आ गया। नाउ वी नो दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू BLV के बराबर होता है, BLV के बराबर होता है, एंड द इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E अपॉन R टोटल होता है। नाउ BLV अपॉन 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा? हमें कितना करंट मेंटेन करके रखना है? 2 × 10⁻³ अमाउंट ऑफ करंट मेंटेन करके रखना है। हमें B की वैल्यू पता है 1 टेस्ला, L की वैल्यू पता है, साइड हमें दे रखा है इन्होंने 0.2 20 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। V की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, V की वैल्यू हमें अगर कैलकुलेट करना है, और इवन रेजिस्टेंस टोटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। V की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ, 7 × 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड, या फिर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, एज फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, अगर तुम्हारा फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, बाहर की तरफ खींच रहे हो तो फ्लक्स तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा? फ्लक्स को बढ़ाने के लिए तुम्हारा वो क्या करेगा? नहीं, हाँ विल बी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तुम्हारे पास।
ठीक है। सो इस तरह से हमारा पहला सेक्शन जो है खत्म हो चुका है। वी हैव ऑफिशियली फिनिश्ड हमारा पहला सेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को तुम लोग करके लाओगे इन द थर्सडेज क्लास। थर्सडेज क्लास में पहला ये वाला ये जितने भी क्वेश्चंस है टॉपिक प्रैक्टिस 1 करके लाना। ठीक है तनिष्क, समझ में आ गया? अमोक करके लेके आना। ठीक है। सो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, मेरी एनर्जी आपको अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन। मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपको ऑन द स्पॉट मिलते जाएंगे और ऐसे ही हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बैठो तो